हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका पोद्दार फ्रॉम प्ले केमिस्ट्री चैनल। तो आज मैं आई हूँ आपके पास लेके एक न्यू टॉपिक दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन शॉर्ट VBT। तो आज हम कवर करने वाले हैं VBT टॉपिक। तो केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक्स हम ऑलरेडी 2 कवर कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं थर्ड टॉपिक दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन शॉर्ट VBT। तो आज हम इसे अच्छे से समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन शॉर्ट VBT। अब इस थ्योरी को समझने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों आपस में जुड़े हैं विद अ बॉन्ड। अब क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के वजह से ये बॉन्ड बना है। ठीक है, तो ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कंसेप्ट कैसा है? ओल्ड थ्योरी का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ओल्ड थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक पॉइंट से शो किया गया है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है बिकॉज दिस वन इज ओल्ड थ्योरी। तो अब हम देखते हैं कि न्यू थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैसे होता है। न्यू थ्योरी में क्या है, ये मेरा एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर जितना भी बाकी पार्ट है या रीजन है, उसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन होता है जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी होती है। कहीं भी इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ पाया जा सकता है। इसी तरीके से ये भी एक ऑर्बिटल है। अब ये ऑर्बिटल जो है कई बार इलेक्ट्रॉन क्लाउड के नाम से भी लिखा जाता है। तो बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन पाया जाता है एक रीजन में जहां वो कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स मिल गए या फिर 2 ऑर्बिटल मिल गए। अब इन दोनों में बॉन्ड कैसे बनेगा? जब इन दोनों ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। तो अब हम आ गए यहाँ पे। यहाँ क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, और इसी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ना कि ओल्ड थ्योरी के हिसाब से ऐसा। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होने की वजह से। तो यही है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ओल्ड थ्योरी के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ के एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे, पर मॉडर्न थ्योरी में 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अब हम इस थ्योरी को यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। तो मेरे पास ये है हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और ये है दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। अब क्या होगा? अब इन दोनों के s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है s और s की ओवरलैपिंग से। तो इसलिए इस ओवरलैपिंग को हम कहेंगे SS ओवरलैपिंग। तो अब हम इसे समझते हैं बोर्ड पे इन डिटेल। तो हम करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब कि VBT। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए मेरे को चाहिए 2 हाइड्रोजन। तो मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ ड्रॉ कर दिया और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब मैं देखूंगी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। तो अब मुझे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। तो जैसे कि मुझे पता है कि हाइड्रोजन में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या है कि 1s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये है मेरा 1 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल।
तो हमने देखा कि हाइड्रोजन एटम में है एक इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल। तो ये है मेरा हाइड्रोजन एटम और इसमें ये है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरीके से ये है हमारा दूसरा हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे है ये दूसरा उसका इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के स्पिन्स ऑपोजिट हैं। तो अगर मेरे को मॉलिक्यूल बनाना है, अगर मुझे इन दोनों की बॉन्डिंग करानी है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा वाला क्लॉकवाइज होगा। अब क्या होगा, हाइड्रोजन एटम ये रहा और दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ है, ठीक है। ये है इसका s ऑर्बिटल और ये है इसका s ऑर्बिटल। अब क्या होगा, दोनों s ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। जब ये ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। तो दोनों हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल को हमने पास में लाया, ठीक है, इनको ओवरलैप कराया। तो ओवरलैप कराने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि ये क्या है, फुल्ली फिल्ड बन गया, ठीक है। अब क्या बेसिकली बॉन्डिंग क्यों बनी इनके बीच में, क्योंकि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और जो भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है वो चाहता है कि वो कंप्लीट हो जाए, फुल्ली फिल्ड हो जाए। इसलिए ये भी हाफ फिल्ड था, ये भी हाफ फिल्ड था, तो दोनों की नेसेसिटी थी कि वो फुल्ली फिल्ड बन जाए। तो इसलिए इन दोनों ने बॉन्ड बनाने की सोची और यहाँ पे आके ये दोनों क्या है, ओवरलैप कर गए। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग में क्या हुआ है, S ओवरलैपिंग, ठीक है। तो क्या हुआ, दो s ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर गए और ओवरलैप करने से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इससे क्या बना, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिलके बॉन्ड बना के यहाँ पे बना गया H बॉन्ड H, मतलब बेसिकली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। तो ये है हाइड्रोजन और ये है फ्लोरीन। हाइड्रोजन में हमारे पास है s ऑर्बिटल और फ्लोरीन में है हमारे पास p ऑर्बिटल। अब ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। तो sp ओवरलैपिंग के कारण हमें मिलता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल। तो अब हम इसी चीज़ को समझेंगे बोर्ड पे इन डिटेल। सो लेट्स डू इट। तो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए चाहिए मुझे एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा चाहिए फ्लोरीन एटम, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके ही मुझे हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हाइड्रोजन हमें पता है कि क्या होता है, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो ये फ्लोरीन है उसके बारे में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। अब फ्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या है, इस टाइप का बना है। क्या बन रहा है, p ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं। अब ये कैसे बनेंगे ये हम देखते हैं। तो फ्लोरीन में एक टोटल होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो होता है 1s2, 2s2 एंड 2p5, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या है, मेरे पास है 1s जिसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर है मेरे पास 2s ऑर्बिटल जिसमें है 2 इलेक्ट्रॉन और p में हमारे पास 3 है। क्या है, 2px, 2py और 2pz, ठीक है। तो पहले वाले में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आ गया 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये p के ऑर्बिटल्स क्या है, ये मेरे पास p के 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब मैं एक एक देखती हूँ। ये है 2px, ये जो इस तरीके से 8 शेप में जो है, दिस इज 2px। नाउ दिस वन, ये जो इस तरीके से टेढ़ा 2py बना हुआ है, दिस इज 2py। और ये जो लास्ट है, ये 2 लोब्स 8 शेप में, दिस इज 2pz।
अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे हुई, पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 2px में हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये है मेरा 2py और इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। लास्ट है हमारे पास 2pz और इसमें कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया। अब जो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, फुल्ली फिल्ड, तो इसका मतलब ये बॉन्ड बनाने में कोई हेल्प नहीं करेगा। 2py जो है उसके अंदर भी है 2 इलेक्ट्रॉन, फुल्ली फिल्ड, इसका मतलब इसने भी पार्टिसिपेट नहीं करना। लास्ट है 2pz, 2pz में है जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब हाफ फिल्ड, और हमें पता है कि जो भी हाफ फिल्ड होता है वो फुल्ली फिल्ड होने की कोशिश करता है और तभी वो बॉन्ड बनाता है। तो ये भी है हाफ फिल्ड और ये भी है हाफ फिल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके स्पिन्स पे। अब हमें क्या पता है कि जिसने कंबाइन करना है उन इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट स्पिन का होना पड़ेगा, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस वन इज क्लॉकवाइज, तो ये दोनों मिलके अब बॉन्ड बना सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं। अब क्या हुआ, ये है s ऑर्बिटल और ये है p ऑर्बिटल, ठीक है। ये दोनों ने कंबाइन नहीं होना है, ठीक है, पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में हेल्प कौन करेगा, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक 2pz का ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन ने मिलके बॉन्डिंग बना ली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो दिस इज sp ओवरलैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे sp की ओवरलैपिंग के वजह से ही बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में ये है मेरा H और ये है मेरा F, ठीक है, और ये बन रहा है इनके बीच में बॉन्ड, तो यहाँ पे बन गया बॉन्ड, जिस वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। और हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल बना कैसे, s और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड sp ओवरलैपिंग, जिससे बना मेरा हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। तो अब हम चलते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल पे। तो ये है मेरा पहला फ्लोरीन और ये है मेरा दूसरा फ्लोरीन, दोनों के अंदर pp ऑर्बिटल्स हैं। तो अब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं pp ओवरलैपिंग, तो ये बन गया है फ्लोरीन मॉलिक्यूल और ये है pp ओवरलैपिंग। तो अब इसी चीज़ को हम समझेंगे डिटेल में आगे। तो अब हम देखते हैं कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए चाहिए मुझे 2F, मतलब एक फ्लोरीन ये और दूसरा फ्लोरीन ये, ठीक है। अब जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स इस तरीके से बनेंगे, ठीक है, जहाँ पे 2px है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर फ्लोरीन का यहाँ भी बना दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इन दोनों का ओवरलैप करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये है फुल्ली फिल्ड, ये भी है फुल्ली फिल्ड, तो इन दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। पार्टिसिपेट कौन करेगा, 2pz ऑर्बिटल, और यहाँ भी क्या है, 2pz ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब क्या है, हम इलेक्ट्रॉन का स्पिन देख रहे हैं, ठीक है, वो दोनों ही ऑपोजिट है, तो इसका मतलब ये दोनों अब बॉन्ड बना सकते हैं, दोनों ही हाफ फिल्ड है और दोनों ही ऑपोजिट स्पिन के हैं, तो दोनों ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके इस तरीके से ये फुल्ली फिल्ड हो रहे हैं। अब क्या हुआ, फुल्ली फिल्ड हो गए और इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, तो हम क्या देख रहे हैं कि 2pz का जो ऑर्बिटल है और इसका 2pz ऑर्बिटल दोनों आपस में ओवरलैप करके यहाँ पे फुल्ली फिल्ड हो रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं।
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, 2p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। तो बेसिकली F2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय p ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, pp ओवरलैपिंग से। ठीक है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को फुल्ली फिल्ड बनाता है 2pz ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब हमारे को क्लियर है कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल किस तरीके से बनेगा। तो एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बना था इस तरीके से, जिसमें 2 s ऑर्बिटल हेड ऑन हेड ओवरलैप कर रहे थे। तो यहाँ पे है ss ओवरलैपिंग। नेक्स्ट हमारे पास था हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या हुआ, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल आपस में हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करके ये स्ट्रक्चर बनाएगा। दिस इज sp ओवरलैपिंग। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लोरीन को। फ्लोरीन में हमारे पास क्या है, एक फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, दूसरे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल हेड ऑन हेड ओवरलैप करके बनेगा pp ओवरलैपिंग। अब क्या है, हम डिस्कस करते हैं इसकी स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों में ही हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुई है। तो यहाँ पे कैसे पता चले कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो यहाँ पे जितना ज्यादा पार्ट आपस में ओवरलैप करेगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो ओवरलैपिंग हो रही है वो इस तरीके से है। तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग हम यहाँ देख रहे हैं S और P के बीच में। यहाँ ज़्यादा ओवरलैपिंग होने के वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 566 किलो जूल पर मोल है। उसके बाद इन दोनों के बीच में S और S की भी ओवरलैपिंग एक्सटेंट ज़्यादा है, जिस वजह से इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा ही है, 436 किलो जूल पर मोल। सबसे ज़्यादा कम ओवरलैपिंग किस में हो रही है, जब 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंट एरिया है ना, तो एरिया ऑफ रीजन जो ओवरलैपिंग का है वो सबसे कम है इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे कम ओवरलैपिंग की वजह से स्ट्रेंथ की भी वैल्यू बहुत कम हो जा रही है, दैट इज 126 किलो जूल पर मोल। तो इधर से मुझे पता लग गया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है sp ऑर्बिटल की। ठीक है, क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा है। उसके बाद आती है बारी ss ओवरलैपिंग। यहाँ जो ओवरलैपिंग है वो sp से थोड़ी कम है, और सबसे कम ओवरलैपिंग होती है p और p ऑर्बिटल में, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा कम है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले आ गया sp ऑर्बिटल, फिर आएगा ss ऑर्बिटल, लास्ट में आएगा pp ऑर्बिटल। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया, sp, फिर आ गया ss और लास्ट में आ जाएगा pp ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ओवरलैपिंग जितनी भी है वो सब क्या है, हेड ऑन हेड है। ठीक है, और जब भी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है तो वो क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ भी s और s की ओवरलैपिंग से बन गया सिग्मा बॉन्ड, sp की ओवरलैपिंग से बना सिग्मा बॉन्ड, और p और p की ओवरलैपिंग से भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ हमने क्या देखा कि इन तीनों के स्ट्रक्चर में यहाँ पे ओवरलैपिंग हेड ऑन हेड है, जिस वजह से यहाँ पे बनेगी सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्डिंग वहाँ पे होती है जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो जाती है। तो जब दो ऑर्बिटल हेड ऑन हेड ओवरलैप करते हैं तो मिलता है हमें सिग्मा बॉन्ड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड और फ्लोरीन में सिमिलैरिटी है कि इन तीनों के बीच में होती है सिग्मा बॉन्डिंग। तो अब हम देखते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो अब हम ये देखते हैं कि पाई बॉन्डिंग कैसे बनती है। तो ये है मेरा पहला p ऑर्बिटल और ये है मेरा दूसरा p ऑर्बिटल, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं।
और इन दोनों में ओवरलैपिंग होती है साइडवेज। तो साइडवेज ओवरलैपिंग होने के कारण यहाँ बनता है पाई बॉन्ड। तो ये बन रहा है हमारा पाई बॉन्ड। तो ये वाला लोब इस लोब के साथ ओवरलैप करेगा और ये वाला लोब इस लोब के साथ ओवरलैप करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया ऊपर और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा नीचे। तो यहाँ पे बन गया हमारा पाई बॉन्ड और ये बना है साइडवेज ओवरलैपिंग के कारण। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? मान लो ये है हमारा पहला p ऑर्बिटल, ये है दूसरा p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे दोनों ही हैं p ऑर्बिटल और यहाँ ओवरलैपिंग जो है वो हेड ऑन हेड नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में ओवरलैपिंग होगी, इसके और इसके बीच में ओवरलैपिंग होगी। लेकिन क्या है, ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, ये साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे दो झाड़ियां आपस में टकराती हैं उस तरीके की ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग से इस तरीके का p ऑर्बिटल आगे बन जाएगा और यहाँ पे इसी तरीके से इन दोनों की ओवरलैपिंग से ये p ऑर्बिटल इस तरीके का बन जाएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बन गए, एक बन गया ऊपर और एक बन गया नीचे। और यहाँ क्या हो रही है, साइडवेज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि साइडवेज ओवरलैपिंग से इनके बीच में बन गया पाई बॉन्ड। अब इसी स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ भी बन रहा है पाई बॉन्ड। तो अब हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि पाई बॉन्ड किस तरीके से बनता है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन है सिग्मा और पाई के बीच में। तो सिग्मा में हमने क्या देखा था कि हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रही है, जिस वजह से स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है। यहाँ पे पाई बॉन्ड में साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, जिस वजह से इनके बीच में स्ट्रेंथ जो है सिग्मा से कम है। तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हुई, सबसे ज्यादा होगी सिग्मा की, उसके बाद पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ आएगी। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर देन पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहां से हमें क्या क्लियर हुआ कि सिग्मा बॉन्ड इज ग्रेटर देन पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड अब हमने समझ लिया है। तो अब हम करते हैं इसके एग्जांपल, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके एग्जांपल्स। तो अब हम करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। तो उसके लिए चाहिए होगा मुझे दो ऑक्सीजन एटम, फर्स्ट वन दिस एंड सेकेंड दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। 1s2 मतलब कि 1s में दो इलेक्ट्रॉन, 2s2 मतलब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p4 मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन आने हैं। तो 2px में 2 हो गया, 2py में 1 हो गया और 2pz में 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं देख सकती हूँ कि 2px क्या है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है और 2py और 2pz जो है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन बनाएगा, 2py एंड 2pz, क्योंकि ये है हाफ फिल्ड। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, ये मेरा ऑक्सीजन एटम, ये है मेरा 2py, 2px एंड 2pz। तो 2px में मैंने बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 2py में बना दिया मैंने 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz में भी है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसा कि मुझे पता है जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है वो कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसे रब कर देंगे। तो 2px ऑर्बिटल को रब करने के बाद मेरे पास सिर्फ 2 ऑर्बिटल बच गए, 2py एंड 2pz, जिसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही दोनों क्या है, पार्टिसिपेट करेंगे इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एक ऑक्सीजन एटम ऐसा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे रब होने के बाद फिर वही बच गया 2py एंड 2pz विद 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इन दोनों को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पास लाऊंगी। ठीक है, तो 2pz और 2pz
दोनों जब पास में आए, ठीक है, तो इनके बीच में होगी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, ठीक है। और हमें पता है कि जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है तो वो बनाता है सिग्मा बॉन्ड। अब हम देखते हैं 2p y ऑर्बिटल को। तो 2p y ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में होगी साइडवेज ओवरलैपिंग। तो अब 2py और 2py सेंटर में तो ओवरलैप नहीं कर सकते, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे पेड़ होते हैं दो, उनकी झाड़ियां आपस में टकराती हैं तो उस तरीके की ओवरलैपिंग होनी है। तो यहाँ पे क्या है, ये पेड़ है, उसकी झाड़ियां इस तरीके से टकरा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऊपर वाले लोब में पहले ओवरलैपिंग हुई, ठीक है, फिर इसी 2py के नीचे वाले लोब्स की ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हो रही है साइडवेज ओवरलैपिंग, और जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें मिला एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इसमें है हमारे पास दो बॉन्ड। एक बॉन्ड है ये, ठीक है, जो है सिग्मा बॉन्ड, तो ये बन गया पहला सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड बना रहा है पाई बॉन्ड, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ पाई बॉन्ड। अब क्या था कि पहले हमें इतना तो पता था कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, पर ये चीज़ पढ़ने के बाद, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने के बाद हमें ये पता चल गया कि ये जो दो बॉन्ड है वो कौन से बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड होता है वो किससे बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड से और एक पाई बॉन्ड से। तो यहाँ से मुझे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पता चल गया। तो इस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। तो हमारे पास है ये पहला ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल। तो ये है मेरा 2px और ये है मेरा 2py और ये है 2pz। तो 2px हमारा फुल्ली फिल्ड है, जिस वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे पास बचे अब 2py और 2pz ऑर्बिटल्स। तो ये दोनों ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये दोनों बनाएंगे बॉन्डिंग। तो ये है मेरा पहला ऑक्सीजन, और इसी तरीके से मैंने बना दिया यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन। अब ये दोनों ऑक्सीजन आपस में ओवरलैप करेंगे। तो आप देख सकते हो कि 2pz के साथ ओवरलैप कर गया। तो यहाँ पे बन रहा है सिग्मा बॉन्डिंग। तो अब हम देखते हैं 2py ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे होगा साइडवेज ओवरलैपिंग। तो ये बन गया पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन में हम देख रहे हैं कि एक बना सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बना पाई बॉन्ड। तो ये बन गया हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अब हम देखते हैं कि कैसे बनता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे है पहला नाइट्रोजन एटम, और इसमें है 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल। और इसी तरीके से ये है दूसरा नाइट्रोजन एटम, और इसमें भी है 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल। अब होना है इन दोनों के p ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग। तो आप देख सकते हो कि ये 2pz इस 2pz के साथ ओवरलैप कर गया है। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा सिग्मा बॉन्ड। तो अब हम देखते हैं दोनों का 2px ऑर्बिटल। तो ये दोनों 2px पैरेलल हैं, तो इन दोनों में होगा साइडवेज ओवरलैपिंग। तो ये हो गई इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग, और इसे हम बोलेंगे पाई बॉन्डिंग।
तो अब हम देखते हैं 2py ऑर्बिटल। तो ये दोनों 2py ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो ये बन गया हमारा दूसरा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स। तो अब हम इस चीज़ को विस्तार में समझते हैं बोर्ड पे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के हमें चाहिए 2 नाइट्रोजन के एटम्स। तो दिस वन इज फर्स्ट नाइट्रोजन एटम एंड सेकेंड नाइट्रोजन एटम। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, 1s2 s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p3। तो इलेक्ट्रॉन की कैसे फिलिंग होती है, पहले 2px में 1, 2py में 1, देन 2pz में 1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन, तीनों ऑर्बिटल्स है हाफ फिल्ड। इसका मतलब यही 3 ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ मैंने बना दिया नाइट्रोजन का एटम। इसके अंदर मैंने क्या बनाया, एक है मेरा 2px ऑर्बिटल, ठीक है, इसमें डाल दिया 1 इलेक्ट्रॉन, 2py ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिए। सेम नाइट्रोजन एटम यहाँ भी, ठीक है, 1-1 इलेक्ट्रॉन सभी में डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं इन दोनों को पास लाके ओवरलैपिंग कराऊंगी। क्या होगा, 2pz का 1 इलेक्ट्रॉन और इस 2pz का 1 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2pz के 1-1 इलेक्ट्रॉन और ओवरलैप करके ये क्या है, फुल्ली फिल्ड बन गए। यहाँ पे बॉन्ड बन गया, कौन सा, सिग्मा। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है जब 2 ऑर्बिटल्स हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे इसने बना दिया सिग्मा बॉन्ड। अब हम चलते हैं 2px ऑर्बिटल की तरफ। तो यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी है 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या है, ऑपोजिट स्पिन के, ठीक है। तो ये भी ओवरलैपिंग करेंगे, पर ये करेंगे साइडवेज ओवरलैपिंग। कैसे, ये देखते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे, और इसी का नेक्स्ट पार्ट ये है, ये इसके साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, ये है 2px ऑर्बिटल, ये है 2px ऑर्बिटल, दोनों में थे 1-1 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरलैपिंग क्या है, वो सेंटर में आके नहीं हो रही है, जो हो रही है साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है। कैसे, जैसे कि मान लो 2 ट्री हैं और उनके ब्रांचेस हैं, तो वो कैसे ओवरलैप करेंगे, उनकी ब्रांचेस थोड़ी थोड़ी इस तरीके से टकराएंगी। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि 2px का एक ब्रांच इधर और एक ब्रांच इधर, दोनों आके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, पहले लोब में। इसी तरीके से 2px ऑर्बिटल का नीचे भी लोब है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में भी इसी तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है। कैसे हो रही है, साइडवेज, ठीक है, नीचे भी इस तरीके से जुड़ रहे हैं, जिससे कि ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब क्या है, इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो ये 2px बना रहा है हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है। अब मैं चलती हूँ 2py ऑर्बिटल की तरफ। तो इसके अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन, इस 2py में भी है 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑपोजिट स्पिन के हैं, ठीक है, और इन दोनों की ओवरलैपिंग हम कराएंगे अब। तो यहाँ पे है मेरे पास 2py ऑर्बिटल, ठीक है, और ये भी है मेरा 2py ऑर्बिटल, ठीक है। तो इन दोनों में भी ओवरलैपिंग हो रही है साइडवेज, ठीक है। अब इसी का एक हिस्सा यहाँ है और यहाँ है, दोनों क्या है, 2py ऑर्बिटल, इसमें भी इसी तरीके से ओवरलैपिंग होगी। तो अब हम देखते हैं कि 2py ऑर्बिटल्स का कैसे ओवरलैपिंग हो गया। तो ऊपर वाले 2py में इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके हमने ओवरलैपिंग करा दी। इसी तरीके से नीचे 2py ये लोब और ये लोब, इनकी भी साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई। अब साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि इनके बीच में बन रहा है एक पाई बॉन्ड। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें मिल रहा है एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड।
उससे हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास बन गया सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड बन गया पाई बॉन्ड और एक और बॉन्ड बन गया पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड से दोनों नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बन गई। तो जैसा कि हमें ये तो पता था कि 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। पर जो चीज नहीं पता थी कि क्या एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और 2 पाई बॉन्ड बनता है। तो 3 बॉन्ड क्या होते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से आज मुझे ये भी पता लग गया कि वो 3 बॉन्ड में से एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं जो कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग को पॉसिबल करते हैं। तो इस तरीके से आज मेरे को नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है ये भी समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है इन टर्म्स ऑफ इट्स एनर्जी। तो बेसिकली एनर्जी कंसेप्ट के हिसाब से हम समझेंगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्यों बना, ठीक है। मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए क्या होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन, 1 दिस एंड सेकेंड 1 दिस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमें पता है कि एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये है हमारा प्रोटॉन और ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन होएगा, ठीक है, जिससे ये दोनों बॉन्डेड है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास ही घूमता है ऑर्बिट में बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये चीजें हमें ऑलरेडी पता है। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर हमारे पास होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आसपास ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन एटम का ये स्ट्रक्चर है। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है जहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या हुई, इसके अंदर की इंटरनल बॉन्डिंग, इंटरनल अट्रैक्शन। तो ये और ये आपस में अट्रैक्टेड है, ये और ये आपस में अट्रैक्टेड है। अब क्या होता है, ये तो है इंटरनल बात, पर जब 2 हाइड्रोजन एटम पास आएंगे तब इनके आपस में कितना अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा ये हमें देखना है। अब क्या है, हमें दोनों हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाना है, ठीक है, क्योंकि जब हम बॉन्ड बनाएंगे तभी हमारा H2 मॉलिक्यूल बनेगा। अब क्या है, मॉलिक्यूल ये कब बनेगा, जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बने। और बॉन्ड कब बनता है, जब दोनों के बीच में प्रॉपर अट्रैक्शन हो। अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो बॉन्ड बन जाएगा, और अगर इनमें अट्रैक्शन ना होके रिपल्शन होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारे को ध्यान रखना है कि अट्रैक्शन जरूर ज्यादा होना चाहिए, किससे, रिपल्शन से। तो रिपल्शन से ज्यादा होना चाहिए अट्रैक्शन। तो इन दोनों की हमारे को क्या है, एनर्जी देखनी पड़ेगी कि अट्रैक्शन एनर्जी इज मोर देन रिपल्शन एनर्जी और नॉट। अगर हुआ तो H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि कैसे इसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेस है। तो अब हम देखते हैं कि इनके बीच में कितने अट्रैक्टिव एनर्जी है। अब क्या होती है, अट्रैक्शन कहाँ आती है, जहां पे ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अब हमें क्या देखना है, इसका प्रोटॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम इंटरनल बात तो कर ही नहीं रहे हैं, अब हम इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। तो इसका प्रोटॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस वाले प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो ये हुआ अट्रैक्शन नंबर 1, ठीक है। अब इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी होगा अट्रैक्शन, तो ये हो गया अट्रैक्शन एनर्जी 2। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे तो हमारे पास 2 अट्रैक्शंस हैं, एक इसके प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में, एक इसके प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में। तो 2 ही अट्रैक्शन यहाँ पे अभी पॉसिबल है। अब हम देखते हैं कि रिपल्शन कहाँ कहाँ आ रही है।
अब जो रिपल्शन होती है, रिपल्शन किस में होती है? जो सेम होते हैं, ठीक है, लाइक रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन लाइक है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहां पे पहला रिपल्शन आ गया। अब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन ये भी सेम है, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहां पे आ गई रिपल्शन एनर्जी 2। अब मैं इसका नेट इफेक्ट देखूंगी, नेट एनर्जी इफेक्ट। तो यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन वाली एनर्जीज को ऐड कर लेंगे और रिपल्शन वाली एनर्जीज को भी ऐड कर लेंगे। अब इन दोनों में से अगर तो अट्रैक्शन की एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड बन जाएगा, और अगर रिपल्शन की एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो जब हम इनकी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो नेट इफेक्ट आता है कि इसके बीच में अट्रैक्शन की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। यही अट्रैक्शन की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो इस तरीके से मुझे ये समझ आ गया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। तो हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन तो देख ली कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कैसे होएगी, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, कि किस तरीके से बनेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ को समझने के लिए पहले मुझे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कुछ स्टेजेस के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले वाले स्टेज पे, ठीक है। इस स्टेज में क्या है, जब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पड़े हैं, दूर पड़े हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो स्टेबल पड़े हैं, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो पहले स्टेज में क्या हो रहा है, ठीक है, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है उसकी पहली स्टेज क्या होती है, दो हाइड्रोजन एटम पड़े हैं, दूर पड़े हैं, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं है क्योंकि दूर है, ठीक है, वहां पे वो अट्रैक्शन फील ही नहीं हो पा रहा है, ना पहले वाले एटम को दूसरे से, ना दूसरे एटम को पहले से, ठीक है। तो पहला स्टेज है जब वो टू फार है, तब वो इस तरीके से स्टेबल ही पड़े हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेज पे चलते हैं तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन के एटम्स को हम पास लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब हम पास लाने शुरू करते हैं तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है, तो वो और पास और पास और पास आते जाते हैं, ठीक है। एक स्टेज ऐसा आता है जब वो उससे ज़्यादा पास नहीं आ पाते, ना उससे ज़्यादा दूर जा पाते हैं, मतलब वो इस स्टेज पे आके रुक गया। और क्यों रुक गया, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन है, मतलब जितनी अट्रैक्शन है उतनी ही रिपल्शन है, तो वो एक स्टेज पे स्टे कर जाता है, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला स्टेज क्या है, जब दो हाइड्रोजन एटम एक स्टेज पे आके रुक जाते हैं और ना वो आगे बढ़ेंगे ना वो पीछे जाएंगे, ठीक है। तो इस स्टेज में दोनों के न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है दैट इज मेजर्ड एज बॉन्ड लेंथ, ठीक है, क्योंकि वहां बॉन्ड बन चुका है तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ। अब आता है थर्ड स्टेज। मान लो कि वो एक स्टेज पे आ चुके हैं और बॉन्ड भी बन चुका है। अब मैंने क्या किया, मैं उसको और फोर्स करती गई, ठीक है। मान लो कि दोनों हाइड्रोजन एटम को उससे ज़्यादा पास लाने की कोशिश की जाए, तो क्या होगा, वो पास तो आना चाहते नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे रिपल्शन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फील होने लगेगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, टू क्लोज आने पे रिपल्शन एनर्जी एक्ट करने लगेगी। तो ये हैं तीन स्टेजेस। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। तो ग्राफ के एक्स एक्सिस पे है हमारे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, जब दो एटम के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे है वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ग्राफ में हम क्या चेक कर रहे हैं कि डिस्टेंस चेंज करने से किस तरीके से एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली तीन केसेस हो गए, ठीक है। पहला केस है जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से बहुत दूर है, टू फार, तो दिस इज द फर्स्ट,
तब एनर्जी इसकी यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में जा रहे हैं, जब इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है, और ये स्टेबल हो गया, तब एनर्जी इसकी क्या हो रही है, इस स्टेट पे है, मतलब कि डाउन चलेगी, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेट, जब इनको बहुत ज्यादा नजदीक लाया गया ताकि ये एक दूसरे से टच हो जाए, इस स्टेज पे क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, फिर यहाँ आ रही है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इन दोनों के डिस्टेंस में चेंज ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है। इसका मतलब एनर्जी वेरीज अकॉर्डिंग टू द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। जिस तरीके से हम उसे चेंज करेंगे उसी हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। अब फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन के एटम है और वो दूर है, ठीक है, मान लो इतने दूर हैं उतने दूर हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, वो एक दूसरे की फील्ड को इंटरैक्ट नहीं कर रहे, फील्ड का फर्क नहीं पड़ रहा। उस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी उसकी स्टैटिक है, ठीक है, सेम सी है, कांस्टेंट है, ठीक है, चाहे इतने दूर हैं चाहे इतने दूर है ना, जब तक एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही उनकी एनर्जी, तो स्टैटिक है, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। जैसे जैसे हम यहाँ स्टेज पे आए, ठीक है, इस स्टेज पे आने के बाद क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन एटम की फील्ड एक दूसरे के पास आ गई, ठीक है। अब जब पास आ गई तो क्या हुआ, दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गई, और अट्रैक्शन बढ़ने से वो नजदीक आए, और एक स्टेज ऐसा आया जहां पे उन दोनों के बीच में बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो बॉन्ड बनने वाला स्टेज कौन सा है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पे दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बन गया। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एनर्जी पहले यहाँ थी जब टू फार थी, और जब बॉन्ड बना तो ये बन गई। तो बेसिकली क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में एनर्जी का डिक्लाइन आया, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या देख रही हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है, और इसका रीजन क्या है, अट्रैक्शन। इसका मतलब कि जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी डाउन चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेज से लेकर यहाँ तक ये है डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी। इतनी एनर्जी डाउन गई तब जाके इनके बीच में बॉन्ड बना, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है इसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी यहाँ थी, अब इतनी एनर्जी ये डाउन गई तब जाके यहाँ बॉन्ड बना। तो बेसिकली इधर से लेकर इधर तक इतनी एनर्जी रिलीज हुई है तब जाके बॉन्ड बना है, ठीक है। तो इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, और उसको कितनी एनर्जी चाहिए कि वो टूटे, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। तो बॉन्ड एनर्जी क्या हुई, बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। तो दोनों हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए थी वो हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अगर इतनी एनर्जी से हम इसका बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये फिर अपनी स्टेज पे आ जाएगा 2 फार वाली स्टेज पे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली बॉन्ड एनर्जी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जितनी एनर्जी रिलीज हुई है बॉन्ड बनाने में उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को तोड़ने में, ठीक है। तो बेसिकली बॉन्ड को बनाने में और बॉन्ड को तोड़ने में सेम एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो अब हम इस स्टेज को समझने के लिए कि यहाँ से यहाँ क्या होगा, इसके लिए हम सोचते हैं कि 2 हमारे पास एक टाइप के पोल ऑफ मैग्नेट है। मान लो 2 साउथ पोल ही ले लो, 2 साउथ पोल अगर हम पास लाएंगे जरूरत से ज्यादा तो क्या करेगा, वो पीछे को हटने लगते हैं, ठीक है। वहां क्या होता है, रिपल्शन फोर्स फील होती है, जिस वजह से हमारा हाथ बैक है ना इस तरीके से बाहर की तरफ आने लगता है, ठीक है। तो वहां पे क्या स्टेज हुआ कि जब हम जरूरत से ज्यादा उसको पास लाने की कोशिश करेंगे तो वो रिपल्शन की फोर्स शो करता है,
ठीक है, जिससे क्या है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ क्या हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को हमने पास लाने की जब कोशिश की तो रिपल्शन फोर्स इतनी फील हुई कि पोटेंशियल एनर्जी एकदम से बढ़ गया। तो इस स्टेज से लेकर ऐसे करके क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, और किस लिए, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम को बहुत पास लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे पास लाने के लिए तो उतनी ही रिपल्शन फोर्स हमें मिलेगी जो क्या करेगी, उनकी एनर्जी को एकदम से बढ़ा देगी। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, स्पाइक हो रहा है, क्यों, रिपल्शन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू रिपल्शन। तो यहाँ पे ही हमने जो 3 स्टेजेस देखे थे, इस स्टेज से इस स्टेज में हो रही थी अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी डाउन चला गया, इस तरीके से डाउन चला गया। सेकंड क्या देख रहे हैं, सेकंड से थर्ड स्टेज में हम इसको पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, रिपल्शन की फोर्सेस एक्ट कर जा रही हैं, और रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 2 चीजें हमने क्या देखी कि अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो इस ग्राफ में हमें ये भी समझ आ गया कि अट्रैक्शन क्या करेगी, पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देगी और रिपल्शन उसी एनर्जी को बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये 2 उनके बीच में एक फैक्ट है। अब हम बात करते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की। क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब क्या हो रहा है, इस स्टेज पे बॉन्ड तो बन गया। ठीक है, तो इस स्टेज में इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो उसका बॉन्ड लेंथ होगा। मतलब कि यहां से लेकर यहां तक इसने बॉन्ड बनाया है, तो ये जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये माना जाएगा उसका बॉन्ड लेंथ। तो यहां से हमें दोनों हाइड्रोजन एटम के केमिकल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ को अंडरस्टैंड किया है, उसके सारे एस्पेक्ट्स, कि जब वो दूर था, जब वो बॉन्ड बनाया और जब वो टू क्लोज गया तो कैसे एनर्जी में उसकी चेंज आया है। ठीक है, तो दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ विच वी हैव स्टडीड नाउ। तो अब हमने एनर्जी कंसेप्ट से देख लिया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता था क्योंकि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता था। अब मैं इसी तरीके से ये सोचना चाहती हूँ, ये समझना चाहती हूँ कि हीलियम मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं। तो इसमें हमें चेक करना है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा है या रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या है, एक फिगर बनाई है अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए और दूसरी फिगर बनाई है रिपल्सिव फोर्सेस को डिस्कस करने के लिए। अब क्या है, हमें पता है कि हीलियम के अंदर हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हमने बना दिया हीलियम एटम जिसमें है 2 प्रोटॉन और ये है उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे ये भी अट्रैक्शन है, ये भी अट्रैक्शन है, पर ये क्या है, इंटरनल अट्रैक्शंस है जिसका बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हीलियम एटम भी बना दिया जहाँ 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है और बीच में इनके इंटरनल अट्रैक्शन है। इसका भी क्या है, इस अट्रैक्टिव फोर्सेस का भी बॉन्डिंग में कोई योगदान नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि दोनों हीलियम एटम में एक्चुअल में कितना अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जैसा कि हमें पता ही है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होती है, तो इसके प्रोटॉन में और इसके इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगी। तो दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स नंबर 1। अब इसके प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन में भी अट्रैक्शन होगी, तो ये भी हो गया अट्रैक्टिव फोर्स नंबर 2। अब हम इस हीलियम एटम पे जाते हैं।
इसका भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन होना है। तो यहाँ पे ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्स नंबर 3 और इसी तरीके से ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्स नंबर 4। तो इस तरीके से यहाँ मुझे क्लियर है कि 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो दोनों हीलियम एटम में प्रेजेंट है। अब मैं देखूंगी रिपल्शन की फोर्सेस। अब रिपल्शन कहाँ होती है? जहाँ दो चीज़ें एक जैसी हो। तो इसका मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका मतलब 2 प्रोटॉन भी आपस में रिपेल करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ भी 2 प्रोटॉन है और ये भी 2 प्रोटॉन है। तो ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ हो जा रही है रिपल्शन। तो ये हो गया रिपल्शन फोर्स नंबर 1। अब क्या होगा? अब क्या है? अब हम दोनों हीलियम एटम के इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी रिपल्शन इसके साथ भी होगी और इसकी रिपल्शन इसके साथ भी होगी। तो यहाँ पे आ गई सेकेंड रिपल्शन। ये है रिपल्शन फोर्स नंबर 2। अब इस इलेक्ट्रॉन की इसके साथ रिपल्शन होनी है। तो ये हो गए रिपल्शन फोर्स नंबर 3। तो अब हम देखेंगे इस हीलियम के सेकेंड इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इसकी भी रिपल्शन इन दोनों इलेक्ट्रॉन से होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया रिपल्शन फोर्स नंबर 4। तो ये है रिपल्शन फोर्स नंबर 4। अब ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की भी रिपल्शन होनी है। तो यहाँ पे इनकी भी रिपल्शन हो जाएगी और ये फोर्स आ गया रिपल्शन फोर्स नंबर 5। तो अब हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस भी देख ली और हमने रिपल्सिव फोर्सेस भी देख ली। अब हम क्या देखेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की टोटल एनर्जी कितनी आई और रिपल्सिव फोर्सेस की एनर्जी कितनी आई। जब हमने हीलियम मॉलिक्यूल के लिए इसको कैलकुलेट किया तो हमने क्या देखा कि रिपल्सिव एनर्जी जो है वो अट्रैक्टिव एनर्जी से ज़्यादा आई। तो इसका मतलब यहाँ पे रिपल्शन इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन। ठीक है, तो रिपल्शन जो है अट्रैक्शन से ज़्यादा है। तो जब 2 हीलियम एटम के बीच में रिपल्शन ही ज़्यादा रहेगी तो वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इससे मुझे पता चलता है कि हीलियम मॉलिक्यूल में नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो हीलियम मॉलिक्यूल में कोई बॉन्ड नहीं बना, जिस वजह से हीलियम मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसका मतलब He2 मॉलिक्यूल जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन एनर्जी ज़्यादा है और अट्रैक्शन की एनर्जी उससे कम है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का टॉपिक अभी हमने कवर कर लिया। सो VBT का टॉपिक आज हमारा फिनिश हो गया। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और आप केमिकल बॉन्डिंग की आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए हमारा चैनल प्ले केमिस्ट्री फॉलो कीजिए। एंड फॉर मोर यूजफुल वीडियोस ऑफ केमिस्ट्री डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्ले केमिस्ट्री चैनल। Thank you for watching our channel.